देना ये लोग मेरे वाला तो। चलो चलो चलो, I'll raise your hand. Yeah, I'll start my screen share. Okay. Just wait a minute. चलिए, तो पिछले क्लास में हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे थे, कुछ हमने यहाँ पे हमारी कहानी लिखी थी। आई होप ये चीजें आपने एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ी है। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं आएगा। सो यू हैव टू रीड दोस थिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी एज वेल। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता क्लासेस के बाद, तो स्कूल में पढ़ लिया करो। इट वोंट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स, और उतने टाइम के अंदर अपनी स्कूल के अंदर आप एनसीईआरटी अपने आप पढ़ सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। ठीक है। सो प्रिकली पियर कैक्टस हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे मिल जाता है। हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा एलियन स्पीशीज क्या होता है। एलियन स्पीशीज का यहाँ पे आपका एग्जांपल यहाँ पे आ रहा था। एंड वी हैव आल्सो सीन कि इसको हमने कंट्रोल में कैसे किया। वी हैव यूज्ड हमारा मॉथ यहाँ पे, एंड यूजिंग द मॉथ वी हैव कंट्रोल दिस थिंग, राइट। उसके बाद मैंने आपको कहानी सिखाई थी स्टोरी ऑफ पिसास्टर, मतलब एक स्टारफिश की कहानी मैंने आपको समझाई थी। क्या आप में से कोई वो कहानी समझा सकता है जो हमने कहानी कल डिस्कस की थी? कैन एनीवन रेज देयर हैंड एंड टेल मी द स्टोरी ऑफ माय पिसास्टर? अच्छा पूर्व, आपने लेक्चर देख लिया? चलिए वेरी गुड। चलिए बताइए पूर्व, आप बताइए क्या है स्टोरी आपके पिसास्टर की? इसमें पिसास्टर मतलब स्टारफिश, और ये स्टारफिश बाकी सारी स्पीशीज के साथ एक इंटरटाइडल हैबिटेट में रहती थी। और वहां पर बहुत सारी स्पीशीज थी और एक स्पीशी थी वो बहुत डोमिनेंट थी, लेकिन उसका नंबर लेस था क्योंकि उसे स्टारफिश खाती थी। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली एक सारी स्टारफिश को वहां से ले गए। तो फिर उन्होंने देखा कि क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जो वो डोमिनेटिंग स्पीशी थी उसका नंबर इंक्रीज करने लगा, और बाकी स्पीशीज इंटरस्पीशी कंपटीशन की वजह से वो एक्सटेंट हो गई, मोर देन 10 स्पीशीज। तो वो बहुत बढ़िया पूर्वा, वेरी गुड। आपने कल नहीं आए थे आप क्लास में, लेकिन तब भी आपने वीडियो लेक्चर देखा और आपने सीख लिया। वेरी गुड, बढ़िया। चलो, हैप्पी टू सी दैट। ओके, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ माय पिसास्टर। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जब आपके पास स्टारफिश थी वहां पे, सो यू आर एक्चुअली हैविंग सम काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तब आपको वहां पे बायोडाइवर्सिटी आपको वहां पे काफी अच्छी आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल रही थी। बट जैसे ही आपने वहां से स्टारफिश को हटा दिया, आपकी बायोडाइवर्सिटी वहां पे कम हो गई, बिकॉज अगेन नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ स्टारफिश एज अ प्रेडेटर वाज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। स्टारफिश एज अ प्रेडेटर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पे प्ले कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। एंड आई होप स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है, और स्टोरी के साथ साथ इसकी कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे आप किस बारे में बात कर रहे हो। इफ यू हैव अ स्टारफिश, यू हैव अ गुड बायोडाइवर्सिटी ओवर देयर, क्योंकि वो आपके इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा था। जैसे ही स्टारफिश वहां से गई, यू फाइंड एवरीथिंग कोलैप्स्ड ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट। कुछ सवाल है, तो एक काम करते हैं, एक दो सवाल हम यहाँ पे कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कैरिंग कैपेसिटी इज व्हाट? सो ए बी सी डी आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ई आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। सारे बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को एंड देन दे विल रेज देयर हैंड कि कैरिंग कैपेसिटी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। याद करो, हमने पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी इन द लॉजिस्टिक कर्व के अंदर या लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। आई होप सबको याद आ रहा है। तो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बेटा सबको आना चाहिए ये तो याद। कैरिंग कैपेसिटी के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सही आ जाएगा? याद आ रहा है ना आपको के कैरिंग कैपेसिटी? यस सर। चलिए चलिए, हैंड रेस करिए सब लोग यहाँ पे। हाँ जी गिरजा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर फाइन। ऑलराइट, ओके, ठीक है। सो बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। Right. So availability of resources in a given habitat to support a certain number of individuals or population beyond which no further growth is possible. तो ये आपको हो जाता है एक राइट आंसर फॉर माय कैरिंग कैपेसिटी के लिए। कि याद है ना आप सबको, ये आपका एक इकोलॉजिकल लिमिट था, ये आपका एक बैरियर था, या मैं कहूँगा ये बता रहा था आपको कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं और उसके बियॉन्ड आपका पॉपुलेशन आपका नहीं जाता। उतना ही पॉपुलेशन आपका वहां पे जा सकता है, उतना ही उसे वो सपोर्ट कर सकता है। सो दैट वाज माय कैरिंग कैपेसिटी के। द फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज व्हाट? इनमें से कौन सा मेरे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा मेरे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का? सो व्हाट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ?
चलिए हैंड रेस करिए सब लोग। चलिए बहुत आसान सा सवाल है, कर सकते हो आप इसे। बताइए सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर? सी। सी कह रहे हो आप। जसनूर, आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। dn/dt इज इक्वल टू rn। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देन ये वाला सवाल भी आप कर सकते हो। आपसे पूछा गया है कि डेथ रेट निकालिए, और ये सवाल हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी में दिखाते थे सवाल को। तो देख लीजिए कि क्या इसमें आपका आंसर बन के आ जाएगा। गिरिजा बताइए क्या आएगा इसमें आंसर। गिरिजा आप बोल रहे हो या आप चैट में लिख रहे हो? बोल देते तो ज्यादा बेटर रहता। अगर कोई चैट में लिख रहा है तो कोई बाकी उसका फ्रेंड बता देना कि वो चैट में क्या लिख रहा है, ठीक है? जान तो प्लीज बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर 0.4। 4 आ रहा नहीं नहीं सॉरी 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 0.1। है। मोनिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? 0.1। 0.1 बेटा, आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपके नंबर ऑफ डेथ आपके यहाँ पे 4 हुए, 4 डिवाइडेड बाय 40 आप यहाँ पे कर लो। जैसे आप इसको करोगे आपका 0.1 आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दैट विल बी माई डेथ रेट। तो मुझे यहाँ पे डेथ रेट यहाँ पे आपकी मिल जाती है। अर्न शेप पिरामिड जो होता है वो क्या बता रहा होता है आपको यहाँ पे? सो द इन अर्न शेप एज पिरामिड ऑफ द पॉपुलेशन द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ इज गोइंग टू बी व्हाट? बताइए काजल, क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। और पल्लवी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट। सो डिक्लाइनिंग आपका बिल्कुल सी आंसर है आपका यहाँ पे। अर्न शेप पिरामिड अगर आपका यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो दैट द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन बिकॉज यू विल हैव अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, एंड बाकी सारे आपके यहाँ पे ज्यादा होते हैं, बट प्री पॉपुलेशन आपके यहाँ पे काफी कम होता है। देन आपके सामने असर्शन रीजन का कोई सवाल है जो बड़ा देखो ध्यान से एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस। इन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व द पॉपुलेशन फाइनली स्टेबलाइज इटसेल्फ। ये है मेरा यहाँ पे असर्शन। रीजन मेरा यहाँ पे क्या है? फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट। तो ये दो टर्म्स आपके यहाँ पे सामने हैं, ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इन्हें देखिए ध्यान से एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर ओवर देयर। इन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पॉपुलेशन फाइनली स्टेबलाइज इटसेल्फ। रीजन फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस द बर्थ रेट। बताइए मोनिका। सर ऑप्शन नंबर सी। जानवी, सर सी। अपूर्वा, ऑल ऑफ यू आई थिंक सिद्धरा एंड दीक्षा भी एग्री करेंगे ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इन सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व द पॉपुलेशन फाइनली स्टेबलाइजेस। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बात तो मेरे यहाँ पे सही है। रीजन आप यहाँ पे देखो, फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये जो मेरा रीजन है यहाँ पे मेरा, ये मेरा यहाँ पे गलत है, ठीक है? बिल्कुल मेरा यहाँ पे गलत है। इट दैट्स नॉट व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो इसलिए ऑप्शन सी बनता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? आप जानते हो कि आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइज इसलिए होता है बिकॉज यू गेट टू सी दैट नाउ यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसके वजह से पॉपुलेशन उसके बियॉन्ड आपका जा नहीं पाता। सो दैट इज द रीजन फॉर दैट। ये नहीं है कि आपका डेथ रेट वहां पे इंक्रीज हो रहा है देन द बर्थ रेट। सो ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। Which of the following would necessarily decrease the density of population? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करता है एक हैबिटेट में से? अगेन हैंड रेस करिए और बताइए इसका क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर? सी। अक्षरा धीमन बताइए। थर्ड ऑप्शन। करेक्ट आंसर मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन जो आपका यहाँ पे होगा, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द पॉपुलेशन विल डिक्रीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है? व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन द कंट्री नेशनल पार्क सेंचुरी? किस तरीके से हम टाइगर सेंसस यहाँ पे कर पाते हैं? जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है। पगमा और फीकल पैलेट काउंट के तरीके से, इस टेक्निक के तरीके से हम हमारा टाइगर का सेंसस हमारे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो
दैट यू हैव अ चीता जो इम्पाला के पीछे यहाँ पे भाग रहा है. अब दैट इज अ स्टोरी ऑफ माय नॉर्मल प्रिडेशन. अब आप एक बात यहाँ पे याद रखो कि जब आपका कोई प्रेडेटर अगर आपके एनिमल को खा रहा है, तो जो एनिमल को जिसको खा रहा होता है वो थोड़ा सा लाइक इट विल ऑलवेज ट्राई टू अडेप्ट सर्टेन वे ताकि वो अपने आप को बचा सके. ठीक है, द एनिमल विल ऑलवेज ट्राई, द प्रे विल ऑलवेज ट्राई टू अडेप्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट वो अपने आप को बचा सके. तो आप कभी नोटिस करना कि जब चीता भागता है ना इनके पीछे खाने के लिए, तो हमेशा नहीं पकड़ पाता. 10 में से एक बार उन्हें पकड़ पाएगा, बाकी टाइम तो वो निकल जाते अपने हाथ से. So these prey are also going to be slightly faster, or they will have some kind of adaptability so that they can outrun the cheetah. ठीक है, अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है. If a predator is too efficient, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if a predator is too efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct. अगर आपका predator अगर ज्यादा efficient है और अगर ये ज्यादा exploit करता है prey को, then a prey might become extinct, and following it the predator will also become extinct because of a lack of food. अगर predator ज्यादा efficient हुआ तो हमेशा वो prey को मार के खाएगा, और उससे हो सकता है कि prey की पॉपुलेशन आपके यहाँ पे कम हो जाए और extinct हो जाए. तो इसलिए ऐसा नेचर में होते हुए आपको नहीं मिलता. दूसरी चीज आप याद रखना कि नेचर में क्या होता है, दैट जो प्रेडेटर्स आपके होते हैं ना, वो जब उन्हें खाना होता है तभी मारते हैं, और एल्स वो देखेंगे भी नहीं. दिस इज द रीजन व्हाई predators in nature are prudent. Prudent मतलब they only catch which is required or when it has been required. तो काफी सस्टेनेबल तरीके से लोग वहां पे चीजों को खाते हैं. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो predator आपका वहां पे होगा, it will only kill the animal when it wants the animal. ठीक है, वैसे ही आपको वहां पे जाके मार नहीं रहा होता. तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो वही यहाँ पे prudent का मतलब भी आपका वहां पे वही है कि यहाँ पे आप लाइक यू ओनली किल द एनिमल, यू ओनली ईट एज पर द रिक्वायरमेंट, और यू ओनली ब्रिंग डाउन द एनिमल एज पर द रिक्वायरमेंट, बट नॉट व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो यही चीज आपको यहाँ पे प्रेडेटर के साथ देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलती है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. ह्यूमंस के साथ हम ऐसा नहीं कह सकते. ह्यूमंस का अगर पेट भरा हो तभी वो लोग रसगुल्ले खाएंगे, राइट? सो वी कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, बट या वाइल्ड में ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो दे ओनली किल एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है. यू कैन सी, पता नहीं आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे. लेफ्ट साइड में आपके पास है कैमलियन, ब्राउन कलर का. दिख रहा है नहीं दिख रहा? Yes, sir. दिख रहा है, बहुत बढ़िया. तो ये जो कैमलियन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय कैमोफ्लेज. ये मेरा कैमलियन है यहाँ पे. दिस इज अ कैमलियन, यू कैन सी ओवर देयर. एंड यू हैव, ये है आपका यहाँ पे इंसेक्ट है. ये पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट दिस इज माय स्टिक इंसेक्ट. Yes, sir. तो ये जो दो आपको यहाँ पे स्पीशीज आपको दिख रही है, अगर आप नोटिस करोगे दोनों के अंदर, तो दोनों ने अपने आप को अपने एनवायरमेंट के साथ ढाल लिया है. दे हैव गॉट देमसेल्फ लाइक कंप्लीटली एक्लिमेटाइज्ड टू, आई वोंट से एक्लिमेटाइज्ड, बट उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही ढाल लिया है यहाँ पे अपने एनवायरमेंट के साथ. उनका कलर और एनवायरमेंट का कलर यहाँ पे काफी सेम है. तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ कैमोफ्लेज करना. दिस इज माय कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से लाइक मिक्स कर लो या उसे ढाल लो ताकि कोई आपको देख ना पाए. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टिक इंसेक्ट को मैं यहाँ पे देख नहीं सकता. अगर आप देखोगे यहाँ पे दो स्टिक इंसेक्ट है, ये भी और एक ये भी है. तो आपका स्टिक इंसेक्ट को आप यहाँ पे देख नहीं सकते, आप कैमलियन को आप यहाँ पे देख नहीं सकते. तो इससे होगा क्या कि अपने आप को बचा पाएंगे. कोई भी प्रेडेटर इनको यहाँ पे देख नहीं पाएगा बिकॉज दे आर डूइंग द कैमोफ्लेज. उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया विद देयर सराउंडिंग. आपको ये बात काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल जाएगी इन द नेचर में. आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. तो ये एक तरीका है जिससे प्रे अपने आप को यहाँ पे बचा सकता है. सो कैमोफ्लेज यहाँ पे याद रखना, कैमलियन कर सकता है, स्टिक इंसेक्ट कर सकता है, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को एनवायरमेंट के साथ साथ ढाल लेते हैं. ठीक है, ढाल लेते नहीं, वो अपने आप अपने कलर को एनवायरमेंट के कलर को सेम कर लेते हैं, और अदर अपने कलर को एनवायरमेंट के कलर के साथ मैच कर लेते हैं. दैट इज व्हाट दे डू. So prey species have evolved various defense to lessen the impact of the predation. Some of the insects, species of insect and frogs are cryptically colored, camouflage कर लेते हो अपने आप को, to avoid being detected easily by the predator. ठीक है? Some are poisonous and thereafter avoided by the predator. तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे. ये एक आपका फ्रॉग है. ये फ्रॉग जो है आपके सामने, इसको हम कहते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग. इसमें बोलता हूँ यहाँ पे एज अ पॉइजन
डार्ट फ्रॉग। अब पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो आपके सामने यहाँ पे है, इसके स्किन के ऊपर होता है पॉइजन और ये बड़ा कलरफुल है आपके यहाँ पे। बेसिकली है ना, नेचर में एक रूल होता है। रूल ये कि अगर कोई चीज ज्यादा कलरफुल है तो उससे आप दूर रहो, उससे आप बेटर के आप दूर रहो, स्पेशली फ्रॉग्स रेप्टाइल्स के साथ। तो यहाँ पे आपको जो फ्रॉग है बहुत कलरफुल फ्रॉग है, बट इट्स अ पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसके स्किन के ऊपर पॉइजन होता है और अगर इसे कोई खाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। सो बेसिकली लोग इसे खाते नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स हैविंग पॉइजन ऑन देयर बॉडी सो दैट दे कैन अवॉइड प्रीडेटर्स। तो कोई एनिमल इसे दिखता भी है तभी वो अवॉइड ही करता है। एक रूल है कि अगर कोई बहुत क्रिप्टिक एनिमल हो तो उसे अवॉइड करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू सी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बटरफ्लाई है क्योंकि ये बटरफ्लाई माइग्रेशन भी करती है। बट अभी हम उसका माइग्रेशन तो स्टडी नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि इसको हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं। मोनार्क बटरफ्लाई जो आपकी होती है ना, ये आपकी पॉइजनस होती है। दिस बटरफ्लाई इज गोइंग टू बी पॉइजनस। अब ये पॉइजनस होने का इसको फायदा क्या मिलता है कि बर्ड्स इसे नहीं खाते हैं, ये उनके लिए टेस्टफुल नहीं होती, या बर्ड्स अगर इसे खाते हैं तो उनका पूरा दिन बिगड़ जाता है। बर्ड्स की डेथ नहीं होती लेकिन इट रियलाइज कि ये मुझे खाना नहीं चाहिए था। तो ये जो बटरफ्लाई होती है आपके पॉइजनस होती है। अब ये पॉइजनस होती क्यों है? क्योंकि इसका जो कैटरपिलर होता है वो जिस प्लांट पे ग्रो करता है वो पॉइजनस होता है। बिकॉज इट इज, इसका जो कैटरपिलर होता है, इसका कैटरपिलर जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस कैटरपिलर फीड्स ऑन द प्लांट, दिस कैटरपिलर फीड्स ऑन प्लांट विच हैज सम टॉक्सिक कंपोनेंट। और वो टॉक्सिक कंपोनेंट इस बटरफ्लाई के अंदर भी आ जाते हैं बाद में, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोनार्क बटरफ्लाई बिकम्स पॉइजनस। यहाँ मैं कहूंगा कि इसको खाने से पूरा टेस्ट आपका बिगड़ जाता है बर्ड का। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब बर्ड जाएगा खाने के लिए इस बटरफ्लाई को, तो जैसे वो पकड़ेगा खा लेगा, उसे पता चलेगा कि यार ये खाना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद जब बर्ड के सामने से ये बटरफ्लाई जाएगी ना, तो बटरफ्लाई के पीछे बर्ड भागेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है ना कि इसको खाने से तो पूरा पेट बिगड़ता है, अपना चक्कर आते हैं, whatever must be having to the bird. I'm just giving you an example that it is bitter tasteful and it is something which should be avoided by the birds to eat. तो ये बात आप यहाँ पे रखना कि मोनार्क बटरफ्लाई को इसलिए बर्ड्स खाना प्रेफर नहीं करते, तो ये इनका एक एडवांटेज है, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. मोनार्क Yes, बटरफ्लाई sir. is tasteful to the predator birds because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. वहां से इसको ये वाला केमिकल मिलता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एक सवाल है मेरा यहाँ पे, जरा सोच के आंसर दीजिएगा। मोनार्क बटरफ्लाई आपने देखा यहाँ पे कैसी दिख रही है, ठीक है, यू कैन सी द मोनार्क बटरफ्लाई। एक और बटरफ्लाई होती है जो उसी हैबिटेट में मिलती है, उसे हम कहते हैं विसेरॉय बटरफ्लाई। विसेरॉय बटरफ्लाई। अब विसेरॉय बटरफ्लाई जो आपके यहाँ पे है ना, ये बिल्कुल डिट्टो दिखती है मोनार्क की जैसी। विसेरॉय बटरफ्लाई इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू द मोनार्क। ये होती है बहुत ज्यादा सिमिलर टू मोनार्क। आप मेरी बात को सब लोग समझो ध्यान से। आपका एक फॉरेस्ट है, वो आपको मिलता है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई आपकी पॉइजनस है या उसके अंदर कुछ केमिकल है जिससे वो आपकी टेस्टी नहीं होती। उसी हैबिटेट में आपको मिलती है विसेरॉय बटरफ्लाई। और विसेरॉय बटरफ्लाई ने इतने सालों के अंदर इवोल्यूशन उसका ऐसा हुआ है दैट इट लुक्स सिमिलर टू द मोनार्क बटरफ्लाई। इट लुक्स सिमिलर टू द मोनार्क बटरफ्लाई, बट वो मोनार्क बटरफ्लाई नहीं है। तो अगर वो मोनार्क बटरफ्लाई नहीं है तो सिंपल सी बात है बेटा, वो तो पॉइजनस नहीं होगी या उसके अंदर तो केमिकल होगा नहीं। मेरी बात इतनी समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. जो पॉइजनस होती है जिसके अंदर केमिकल होता है, एक है विसेरॉय जिसके अंदर केमिकल नहीं होता। लेकिन विसेरॉय इज गोइंग टू मिमिक द मोनार्क। विसेरॉय जो आपकी होती है, इट इज गोइंग टू मिमिक द मोनार्क। इट इज गोइंग टू मिमिक द मोनार्क। मिमिक करना मतलब जैसा वो कर रहा है वैसे ये करेगी, मतलब जैसा कलर इसका है वैसे ही उसका भी कलर है, उसे हम कहते हैं मिमिक करना। कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा जो मिमिक करते, दूसरे एनिमल का मिमिक करते ताकि वो अपने आप को बचा सके या किसको डरा सके, राइट। तो ये भी वैसा ही करता है, मतलब वैसा ही करता है, इसका कलर वैसा होता है। सो इट मिमिक्स द मोनार्क बटरफ्लाई, बट ये पॉइजनस नहीं होता। अब आप सोचो,
मेरा ये कहना है, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मेरी कहानी को समझो और मुझे एक्सप्लेन करो आप जो मैं आपसे पूछूंगा। अगर एक पॉपुलेशन, अगर एक हैबिटेट के अंदर विसरॉय बटरफ्लाई का नंबर बढ़ेगा, अगर विसरॉय बटरफ्लाई का नंबर बढ़ेगा तो उससे मोनार्क बटरफ्लाई को नुकसान होगा। अगर विसरॉय बटरफ्लाई का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा देन मोनार्क बटरफ्लाई को यहाँ पे नुकसान होगा, और उसको जो एडवांटेज मिल रहा था वो एडवांटेज उसे वहां पे नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों होगा? अगर विसरॉय बटरफ्लाई अगर आप यहाँ पे बढ़ता है then why will monarch butterfly will not get affected, why will monarch butterfly will get negatively affected over there? ठीक है, बताइए जानवी, क्या लग रहा है आपको? सर जो बर्ड्स है ना, जब वो खाएंगे ना बटरफ्लाई को, तो वो हाँ मतलब टेस्टफुल होगा उसको, और मतलब वो ज्यादा प्रिडिक्ट करेगा, तो उससे मोनार्क बटरफ्लाई भी प्रिडिक्ट हो जाएंगे बर्ड्स के। ठीक है, आपका काफी हद तक मैं समझ गया हूँ। आखिरी वाला पार्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया, बट कोई बात नहीं, मतलब ठीक सर है। वो एंड प्रिडिक्ट हाँ, करेंगे बर्ड्स के बाद सर। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, एक और कोई मुझे सही है, ठीक है, ओके। अक्षर आप बताइए आपकी क्या कहानी है? सर वो जो विसरॉय बटरफ्लाई अगर उसका नंबर इंक्रीज करेगा तो जो प्रेडेटर है वो आकर पहचान नहीं पाएगा इन दोनों को कि कौन सी विसरॉय वाली और कौन सी दूसरी वाली, तो उसमें हो सकता है उसका नंबर भी चला जाए, मतलब वो भी उसमें आ सकती है। ऑलराइट, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं आपकी स्टोरी, समझ गया मैं, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं ही बताता हूँ यहाँ पे, लाइक आई थिंक सर मैं बताऊं इस बार। बोल दो, चलो बोल दो। सर तो जैसे कि वो दूसरी वाली जो विसार बटरफ्लाई है वो मोनाको बटरफ्लाई को मिमिक करती है, तो जो प्रेडेटर होंगे वो उसको नहीं खाएंगे, उसकी वजह से उसका नंबर इंक्रीज करेगा। अब पहले तो सिर्फ मोनाक बटरफ्लाई वहां पे रह रही थी, तो उसको ज्यादा खाना भी मिल रहा था वहां पे, तो उसको खाना मिल रहा था, तो वो उसको उसको अपनी स्पीशीज बढ़ाने में ज्यादा वो हेल्प हो रही थी। लेकिन अब वहीं पे जो विसार बटरफ्लाई है वो भी अपना नंबर इंक्रीज कर रही है, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से जो दूसरी होगी, जो मोनार्क बटरफ्लाई होगी, उसको डिसएडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अब उसको जैसे पहले तो वो सारा खाना वही खा रही थी वहां पे जितना भी था, लेकिन अब वो तो नहीं गलत ठीक है। है, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया बट ठीक है, कोई नहीं, अच्छा था, सही था, अच्छा था। आई टेल यू इट वाज वेरी मच ट्रू, बट यार थोड़ा सा डिबेट हो गया, बता दो इसमें है क्या, जो जानवी ने यहाँ पे बोला ना और जो अक्षर ने यहाँ पे बोला उसमें लाइक इट इज वेरी मच ट्रू ओवर देयर, मैं उसमें थोड़ा ऐड करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि आपके विसरॉय और मोनार्क जो है ना, दोनों आपके यहाँ पे ग्रो कर रही है। अब तुम समझो तुम एक बर्ड हो, तुम एक बर्ड हो, और या फिर समझो कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, और तुम्हारे बास्केट में मैं तुम्हें देता हूँ अपने खाने के लिए ग्रेप्स, ठीक है। अब तुम बिना देखे ग्रेप्स खा रहे हो, राइट, तुम हाथ डाल रहे हो, ग्रेप्स खा रहे हो। अब जब तुम ग्रेप्स खा रहे हो, अगर ये ग्रेप्स खाते वक्त तुम्हारे हाथ में एक सड़ा हुआ ग्रेप आ गया तो तुम खा लोगे, मतलब तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि अरे मुझे सारे ग्रेप्स नहीं खाने, है ना। तुमने अगर आ भी गया तभी बोलोगे अच्छा ठीक है यार एक खराब आ गया कोई बात नहीं, तुम ग्रेप्स खाना बंद नहीं करोगे, तुम खाते रहोगे। यहाँ पे क्या होगा, जब बर्ड्स यहाँ पे अगर विसरॉय का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा ना, सो व्हाट विल हैपन कि देयर इज अ लाइकली चांस कि जब बर्ड मेरा जाके पकड़ेगा बटरफ्लाई को तो विसरॉय ही होगा, मोस्ट लाइकली विसरॉय को पकड़ेगा ना वो, क्योंकि वो तो नहीं दिख रहा है, वो तो आके पकड़ेगा किसी बटरफ्लाई को, इट विल कैच द विसरॉय वन। अब जब मेरा बर्ड विसरॉय को पकड़ेगा और खाएगा वो तो खा पाएगा उसे, वो तो काफी हैप्पीली खा लेगा। तो जब वो 10 में से 8 बार विसरॉय को खा रहा होगा, और अगर उसके 2 बार उसके मुंह में अगर मोनार्क आ भी गया तब भी बर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बर्ड को लगेगा कि चलो ठीक है ना, 2 गलत आ गए कोई बात नहीं, नॉर्मली तो ये जो बटरफ्लाई है ये कलर के ये सारे अच्छे ही है मेरे लिए। तो यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई को फिर उनका जो एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा था वो एडवांटेज इन्हें यहाँ पे नहीं मिलता, बल्कि बर्ड्स अब बटरफ्लाई को पकड़ के खाते रहेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर गेटिंग द विसरॉय, और उनको खुश है वो खा के। एक आध 2 बार या 3-4 बार अगर मोनार्क आ भी जाता है मुंह में, उनका लर्निंग बिहेवियर यहाँ पे नहीं आएगा, दे विल कीप ऑन ईटिंग दिस बटरफ्लाई। तो इसलिए आपका यहाँ पे एडवांटेज इसे यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैड योर आंसर एंड ऑल ऑफ यू हैड वेरी मच करेक्ट आंसर ओवर देयर, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। हाँ जी मोनिका बताइए, कुछ कहना चाहते हो आप, बोलिए। सर तो फिर उसको मोनार्क को तो फिर तब भी ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, डिसएडवांटेज तो तब भी दूसरी को मिल रहा है ना विसरॉय बटरफ्लाई नहीं को। नहीं 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 नहीं, मोनार्क का एडवांटेज क्या ना यहाँ पे, मोनार्क का एडवांटेज यहाँ पे क्या था कि वो पॉइजनस थी, राइट, और इसके वजह से लोग उसे खाते नहीं थे, खाने के बाद उसे छोड़ देते थे। अब उसका एडवांटेज चला गया, द एडवांटेज विच मोनार्क वाज सपोज्ड टू हैव नाउ इट इज लॉस्ट। क्यों लॉस्ट हो गया? बिकॉज ऑफ द विसरॉय। क्योंकि अब जब भी कोई खाएगा, हम मोनार्क के हिसाब से आप देखो इसे, जब भी कोई बर्ड खाएगा बटरफ्लाई को, अगर मोनार्क आ भी गया ना मुंह में
तब भी जो एडवांटेज था ना, लर्निंग बिहेवियर का एडवांटेज था कि बर्ड सीखता था कि यार इसको नहीं खाना, वो हट गया वहां से, वो वहां से हट जाता है और मोनार्क विल गेट डिसएडवांटेज ओवर हियर। मोनार्क का एडवांटेज यहाँ से निकल जाएगा, जो उसका पॉइजन का जो एडवांटेज है वो यहाँ से निकल जाएगा। सो हैविंग विसराय मोर इन नंबर इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये चीज आपको आप समझनी है। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव अ प्लांट ओवर हियर। प्लांट के साथ मसला ये होता है कि प्लांट भाग नहीं सकता। सोचो अगर इसके सामने गाय आ जाए तो ये क्या ही करेगा, राइट, रहेगा वहां पे। सो प्लांट्स डू हैव सर्टेन केमिकल्स विद इन देम, जिनको हम कहते हैं एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये आपने कभी 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, या वो टर्म कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं बेटा, ये कुछ आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी सर्टेन केमिकल्स। ये कुछ वैसे केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, कई सारे एनिमल्स प्लांट्स को खाना अवॉइड करते हैं। आप ये बात समझो कि प्लांट भाग नहीं सकता, तो प्लांट को भी तो अपने आप को बचाना है, राइट। तो क्या करेगा, इट विल हैव सम केमिकल्स विद इन देमसेल्फ। इनको हम कई बार बोलते हैं एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और इनकी वजह से कोई एनिमल इनको आएगा, सूंघेगा और वहां से चला जाएगा। आप कभी नोटिस करना, गाय हर एक पौधे को नहीं खा रही होती गार्डन के अंदर, कुछ प्लांट्स को जाके स्मेल करती है और वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आप उसे खा नहीं सकते। सो ये बात आपको याद रखनी है, दैट द प्लांट्स विल हैव सम chemicals within themselves which can avoid other animals to eat them. इसके साथ साथ आप देखना और भी चीजें होती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यू कैन आल्सो हैव समथिंग लाइक योर स्पाइन्स। देखा है ना आपने, स्पाइन्स आपको मिलते हैं प्लांट के अंदर, आपको थॉर्न्स मिलते हैं। दे आर ऑल द वेज थ्रू व्हिच यू कैन एक्चुअली अवॉइड कि कोई मुझे आके वहां पे खाए। इसके थ्रू आप अपने आप को यहाँ पे बचाते हो। तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द प्लांट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, for plants herbivores are the predator. Nearly 25% of the insect are known to be phytophagous. 25% insect जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are going to be phytophagous. मतलब आपके insect plants को खा रहे होते हैं, feeding on the plant sap and other parts of the plant, right? The problem is particularly severe for the plants because unlike animals, they cannot run away. वो लोग तो भाग नहीं सकते यहाँ से, right? Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against the herbivores. तो इन्होंने कुछ नई चीजें डिवाइस निकाले जिससे वो अपने आप को बचा पाते हैं, लाइक थॉर्न्स, अकेशिया कैक्टस के अंदर आर द मोस्ट कॉमन morphological features डिफेंस के लिए. Many plants produce and store chemicals that make herbivores sick when they are eaten. So कई सारे केमिकल बनाए जाते हैं जिनको अगर उन्हें खा लिया तो बीमार हो सकता है एनिमल, या उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है यार. दिस इज द स्टोरी फॉर माय प्लांट्स. ये प्लांट्स आपने अपने घर के आसपास 100% देखा होगा, कभी ना कभी देखा है, नहीं देखा? Yes, sir. हाँ, कैलोट्रोपिस सही है. अब कैलोट्रोपिस जो आपका प्लांट होता है ना, अगर पता है इसके अगर आपने लीफ तोड़ोगे तो इसमें से आपको एक व्हाइटिश सब्सटेंस निकलते हुए दिखा होगा आपने कभी? हाँ, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड. इसमें से व्हाइटिश सब्सटेंस आपको निकलते हुए मिलेगा. सो कैलोट्रोपिस के अंदर होते हैं कुछ ग्लाइकोसाइड्स. दे विल हैव सम ग्लाइकोसाइड्स, और ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं टॉक्सिक. ये ग्लाइकोसाइड्स आपके होते हैं टॉक्सिक, तो इसलिए इन प्लांट्स को कोई खाता नहीं है. गाय इनके पास जाएगी, सूंघेगी और वहां से निकल जाएगी. तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. You must have seen a weed Calotropis growing in abundant field. The plant are highly poisonous cardiac glycosides. They will have a cardiac glycosides, and that is why you will never see any cattle or goat browsing on these plants. ठीक है? Similarly, you will have a wide variety of chemical substance that we extract from the plants on the commercial scale. कई सारे हम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम प्लांट से निकालते हैं कमर्शियल स्केल पे, और उनका बड़ा फायदा होता है. जैसे आपका निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनिन हो गया, स्ट्राइचिन हो गया, ओपियम हो गया. सो दीज आर द थिंग्स जिसका कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा होता है, बट ये इवन प्लांट्स को बचाते हैं फ्रॉम द ग्रेजर्स एंड द हर्बीवर्स. तो ये भी आपको यहाँ पे बात याद रखनी है. तो ये सारी लाइंस आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है. मैं आपको दिखाई इसलिए रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी एक बार यहाँ पे ही पढ़ जाओ, फिर अपना घर जाके वापस से पढ़ लो. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, सो आई होप प्लांट की जो इश्यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं, प्लांट्स के मसले क्या होते हैं वो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, एंड कैसे वो अपने आप हो जाते हैं वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कंपटीशन.
कंपटीशन की जब भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स आपके सामने आते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड यू हैव इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब होता है कंपटीशन अमंग द सेम स्पीशीज, कंपटीशन अमंग सेम स्पीशीज। आप कंपीट कर रहे हो सेम स्पीशीज के बीच में, मतलब आपके अगर समझो 4-5 लिजार्ड है, 4-5 लिजार्ड एक ही रिसोर्स के लिए आपको कंपीट कर रहे हैं सेम स्पीशीज के। या आप सोचो कि आपके पास 4-5 एलिफेंट है, 4-5 एलिफेंट एक ही एरिया के लिए कंपीट कर रहे हैं खाना खाने के लिए, सो दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। द कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीशीज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन अमंग द डिफरेंट स्पीशीज, competition among different species। मतलब आपकी अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड और लायन दोनों अलग स्पीशीज हैं, बोथ आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, दोनों को डियर चाहिए। वुल्फ एंड हाइना दोनों अलग स्पीशीज हैं बट दे आर बोथ कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, राइट। तो आप समझो यहाँ पे जब हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं तो दो अलग अलग रिलेटेड स्पीशीज आपके यहाँ पे हो सकती है अलग अलग, बट दे आर स्टिल कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, राइट। जैसे पैरट हो गया एंड स्पैरो हो गई, दे आर आल्सो कंपीटिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ फूड दे वांट टू ईट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। ये दो टर्म्स याद रखना, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। आपके यहाँ पे क्या होता है, डार्विन का ये कहना था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्पीशीज के लिए और उसके जैसे इवोल्यूशन होता है। डार्विन का ये कहना था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, बट इंट्रा भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे मेंशन नहीं किया, बट दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कंपटीशन में ये दो टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। आई होप एग्जांपल्स आप सब समझ पा रहे हो, एग्जांपल्स क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। राइट, ठीक है। बताइए बेटा, गिरजा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर ये वाला इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को एक बार रिपीट करा दीजिए ना। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके फॉरेस्ट में यू हैव अ लायन एंड यू हैव अ टाइगर, बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। क्या है आपके रिसोर्सेज यहाँ पे, आपके डियर, दोनों कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, दोनों को यही चाहिए, यस सर। राइट। सिमिलरली आई कैन से फॉर वन मोर एग्जांपल कैन बी माय वुल्फ एंड हाइना, राइट। सो वुल्फ हाइना बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज अगेन, दोनों के दोनों वापस डियर के पीछे भाग रहे होंगे या कोई दूसरे एनिमल के पीछे। सो टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, दैट्स माय कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, the totally unrelated species could also compete for the same resources. तो आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, that generally हमने यहाँ पे देखा जाता है, generally what we have seen over there, that कि closely related species compete कर रही होती है रिसोर्सेज के लिए, लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, बट ऐसा हमेशा सही नहीं है। कई बार दो स्पीशीज जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, जिनका कोई रिलेशन है ही नहीं, वो दोनों भी सेम रिसोर्स के लिए आपको कंपीट कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लायन और टाइगर, लायन और टाइगर तो काफी हद तक रिलेटेड है, बोथ ऑफ देम आर कैट्स, बिग कैट्स कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, ये बात तो ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि दो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज एक चीज के लिए कंपीट कर रही होती है, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसका एग्जाम्पल बढ़िया आपको यहाँ पे दे सकता हूँ मैं, एज अ फ्लेमिंगो एंड अ फिश। फ्लेमिंगो जो होता है ना, फ्लेमिंगो जो फ्लेमिंगो आपके सामने यहाँ पे, ये खाता क्या है, क्या लगता है आपको फ्लेमिंगो क्या खाता होगा? फिश खाता होगा, हाँ वही लोगों यही लगता है, मैं समझ सकता हूँ, बट फ्लेमिंगो खाता है आपका जू प्लैंक्टन। दिस इट्स माय जू प्लैंक्टन, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना उन्हें वो खा रहा है, माइक्रो जू प्लैंक्टन को वो खाता है वहां पे। सो जू प्लैंक्टन को वो खाएगा यहाँ पे, जू प्लैंक्टन को यहाँ पे वो खाएगा, और फिश भी जू प्लैंक्टन को खाती है। कभी फ्लेमिंगो फिश नहीं खाता, याद रखना। कभी अगर आप फ्लेमिंगो को खाते हुए देखोगे ना तो नोटिस करना वो अपनी चोंच पानी में डालेगा और उसे लाइक फिल्टर की तरह यूज करेगा, हाँ, और अपना जू प्लैंक्टन को फिल्टर करके खाता रहेगा, वो फिश नहीं पकड़ता कभी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, फ्लेमिंगो इज समथिंग व्हिच विल फीड ऑन जू प्लैंक्टन, और वो भी फिश भी जू प्लैंक्टन के साथ फीड करेगी। सो आप आई होप समझ पा रहे हो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय टू स्पीशीज व्हिच आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। यहाँ पे मेरे पास दो स्पीशीज है आपके सामने,
विच आर गोइंग टू बी कंप्लीटली अनरिलेटेड, बट वो compete कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। क्या आपको मेरी बातें यहाँ पे आपको समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू फाइंड ओवर हियर। फिश को भी कितना टेंशन होता होगा, नहीं? वो एक बार सोचता होगा कि मेरे आसपास कोई और फिश नहीं है, मैं एंजॉय करूंगी आराम से यहाँ पे, और फिर वहां पे फ्लेमिंगो आ जाए, एंड देन शी रियलाइज कि अब इसके साथ अब इसके साथ compete करना पड़ेगा जिसके एंसेस्टर डायनासोर थे। So that is something you find happening over here. So competition will always have a negative impact on the both the species. अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ। आप पता है क्या सोचते हो कई बार कि अगर लायन और टाइगर आपका compete कर रहा है और अगर एक को तो मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, राइट? सो वी जनरली थिंक इन दिस वे कि अगर लायन और टाइगर compete कर रहे हैं मेरे सेम डियर के लिए, if they are competing for the same resources, यहाँ पे हम लेते हैं कि they are competing for the deer population, तो एक को डियर मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, तो एक को होगा फायदा दूसरे को फायदा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता। जब भी कंपटीशन होता है नेचर के अंदर, इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बोथ द स्पीशीज। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बोथ द स्पीशीज हैव टू आउट कम्पीट द अदर स्पीशीज। दोनों जो स्पीशीज आपके यहाँ पे होती है ना, इनको एक दूसरे को आउट कम्पीट करना पड़ता है। So these species has to outcompete other species, and because it has to outcompete other species, इसलिए उसके ऊपर हमेशा एक स्ट्रेस रहता ही है, उसकी एनर्जी हमेशा वहां पे ज्यादा लगती है। सो हैविंग अ कंपटीशन इन द एनवायरमेंट या इन द इकोसिस्टम इज नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द एनिमल। अब उसी हैबिटेट में अगर वुल्फ भी होगा ना, तब भी लायन को उसको आउट कम्पीट करना पड़ेगा, लायन को वुल्फ को आउट कम्पीट करना पड़ेगा, उसको हरा के उसे अपना रिसोर्सेज वहां पे लेना पड़ेगा, अपनी टेरिटरी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, इट विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द बोथ द स्पीशीज। जो भी स्पीशीज आपके यहाँ पे कंपीट कर रही है ना, उस दोनों के ऊपर ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है। चाहे कोई भी जीते, चाहे किसी को भी कोई भी एनिमल मिले, बट जिसको एनिमल मिला उसको भी बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ा उसको आउट कम्पीट करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव नेगेटिव इंटरेक्शन व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम कंपटीशन का बात करते हैं, विल हैव नेगेटिव इंटरेक्शन। तो आप ऐसे लिखते हो कि इसमें दोनों के अंदर आपका नेगेटिव इंटरेक्शन ही होता है। जिसको नहीं मिला उसको तो वैसे भी नुकसान हो रहा है, राइट? अगर 4 दिन बाद अगर टाइगर को मिल जाता है डियर यहाँ पे, तो इवन देन टाइगर को आउट कम्पीट करना पड़ा उसके कंपटीटर को, तो उसमें काफी आपकी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, काफी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी एनर्जी का। सो दैट इज व्हाई इट इज माय नेगेटिव इंटरेक्शन। सो याद रखना, दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। अब नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब ये नहीं है कि उनकी डेथ हो जाएगी, बट दे विल ऑलवेज हैव दिस एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे ज्यादा लगेगा वहां पे। ठीक है, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? राइट? सो प्लीज याद रखना, हैविंग अ कंपटीटर इन द फील्ड ऑफ नेचर में इट इज नॉट वेरी एडवांटेजेस, राइट? तो वो लोग अवॉइड ही करते हैं। इसलिए पता नहीं आपने ये बात कभी नोटिस क्या नहीं की है, जब चीता को रिलीज किया गया था ना ये हमारे एमपी के नेशनल पार्क में, तो पहले तो उन्होंने इस चीज का अश्योरेंस लगाया कि वहां पे कोई टाइगर कभी नहीं आता, ना ही वहां पे कोई लेपर्ड की ज्यादा पॉपुलेशन है। उनको चाहिए ही नहीं था कि वहां पे ज्यादा कोई कंपटीटर हो। So that was their concern. तो उन्हें पहले पता लगाया कि नहीं यार यहाँ पे कोई टाइगर आता नहीं है, क्योंकि एमपी में टाइगर है, so they can come into that area. तो उन्होंने पहले वो चीज का पता लगाया कि नहीं यार यहाँ पे टाइगर नहीं आता, that's one thing. Second thing, उन्होंने इस बात का अश्योरेंस लिया कि वहां पे लेपर्ड्स की पॉपुलेशन भी कुछ ज्यादा है नहीं, and then they release that animal in that particular area ताकि वो अपना वहां पे ग्रो कर सके। ठीक है, alright. So the example which I gave you, closely related species competing for the same resources, both of them will get affected over there. दोनों का यहाँ पे इंटरेक्शन आपका नेगेटिव ही यहाँ पे रहेगा. It will also have an impact, negative impact. It will also have a negative impact. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ. There is something called as my गॉस लॉ. गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास 2 स्पीशीज है, अगर आपके एनवायरमेंट के अंदर इफ यू हैव 2 स्पीशीज, you have species A, you have species B. तो जो ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होगी, जो आपका ज्यादा अच्छे से आउट कम्पीट कर पाएगा, अज्यूम दैट कि अगर मेरा A यहाँ पे डोमिनेंट स्पीशीज है
तो ये अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा वहां पे, इट विल ऑक्यूपाई ऑल द रिसोर्सेज और ये वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द competitively superior species will eventually eliminate the other species। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे रह नहीं पाएंगे और कुछ टाइम के बाद आपका बी यहाँ से निकल जाएगा। सो यू विल ओनली फाइंड ए पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोइंग ओवर देयर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज गॉस लॉ। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, याद रखना, नेचर में ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, बट कुछ जगहों पे आपको मिल जाएगा। जो सुपीरियर होगा वो वहां पे सर्वाइव कर जाएगा, जो इंफीरियर होगा वो वहां से निकल जाएगा। द इंफीरियर वन विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। So that is something which is not always going to be true, but it can happen. You can find that happening over there. ठीक है, you can always find that happening in the population. चलो, अभी हम इसे देखते हैं। अब ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मुझे थोड़ा फनी भी लगता है, आपको शायद ना लगे लेकिन मुझे लगता है। यहाँ पे आपके सामने एक टॉर्टोइस है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बिंडो टॉर्टोइस। ये टॉर्टोइस आपको मिलता है गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। गैलापागोस आइलैंड आपको मालूम है ना, वो यस डार्विन वाला जिसका। तो ये टॉर्टोइस वहां पे मिलता था, अब नहीं मिलता, पहले मिलता था वहां पे। ठीक है, अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गैलापागोस आइलैंड पे कुछ जाके लोगों ने रहना चालू किया और वहां पे जाके उन्होंने रिलीज कर दी अपनी बकरियां। जब वो गए वहां पे तो अपनी बकरियां लेके गए थे, तो वहां पे जाके उन्होंने उस बकरी को वहां पे जाके रिलीज कर दिया। अब जब बकरी को उन्होंने जाके वहां पे रिलीज कर दिया, अब सोचो आप, घास जल्दी कौन खाएगा? बकरी। यहाँ से जब प्लान करता था टॉर्टोइस कि चलो वो 200 मीटर आगे जो घास है आज जाके खाते हैं, 4 बकरियां दौड़ दौड़ के आती थी, घास खा के चली जाती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट अ बिंडो टॉर्टोइस गॉट एक्सटिंक्ट ही हो गया वहां से। वो सोचो, खत्म ही हो गया वहां पे वो। स्पीड मैटर्स, राइट, स्पीड मैटर्स। एंड द फनी थिंग इज व्हाट ना, ये टॉर्टोइस डायनासोर के जमानों से सरवाइव करके यहां तक पहुंचा था और उसको आउट कम्पीट किसने किया? बकरी बकरी। ये बात है जो लाइक मतलब सोच के हंसी आती है और इतना अजीब लगता है कि द एनिमल विच हैज सर्वाइव्ड द जुरासिक एंड मेसोजोइक एरा to live to this particular date was out competed by an animal like goat. So like कितना unfair है, तुम सोचो ये कितना unfair है। That is something which actually happened. Hence prove messes. Right, गिरिजा, right. तो ये चीज यहाँ पे हो गई, पता है। पर यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे बन जाए, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज गेटिंग, यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे आपका ऐड होगा, एक और चीज का एग्जांपल यहाँ पे बनते हुए आपको मिल जाएगा। वो किस चीज का एग्जांपल यहाँ पे बन जाए, बता सकता है कोई मुझे यहाँ पे? इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ माय, राइट, अरे हाँ वो तो है, इन्वेजिव स्पीशीज। इट ऑल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर इन्वेजिव स्पीशीज। कौन है यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज? राइट, ये वहां पे बिलोंग नहीं करती थी, वहां पे जाके आपने छोड़ दिया और उसकी वजह से वो टॉर्टोइस वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। सोचो, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग यू कैन अंडरस्टैंड ओवर देयर, राइट। हाँ, बाकी आपका इंटर स्पेसिफिक आपके यहाँ पे हो ही रहा है, राइट, लाइक कॉलिंग अ गोट एज अ स्पीशीज व्हिच इज नॉट इवन अ वाइल्ड, इट इज अ डोमेस्टिकेटेड गोट। लाइक वाइल्ड गोट होता तब भी थोड़ा लगता है कि अच्छा वाइल्ड गोट है, लाइक खुद से सर्वाइव करता है, रहता है, लड़ता है। It's a domesticated goat which outcompeted the tortoise. So that's an example of my again competition. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके यहाँ पे स्पीशीज आपके यहाँ पे compete करी है। बताइए बेटा, बताइए मुनिका, बोलिए। सर ये मतलब ऐसे एक्सटिंक्ट होगी या फिर बस इस आइलैंड से ही चले गए? नहीं, वो आइलैंड पे वो मिलते थे सिर्फ, वो मिलते ही उस आइलैंड के ऊपर थे, तो गई वो पूरी स्पीशीज ही वहां पे गई। वैसा है। बल्कि ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर भी उसकी है नहीं, राइट, इन रियल में, क्योंकि उसकी पिक्चर लेने के लिए कोई रहा ही नहीं ना वो टाइम पे, वो निकल गया था वहां पे जब कैमरा थे भी नहीं वहां पे। इट यूज्ड टू लुक सिमिलर टू दिस, सो बिंडो टॉर्टोइस ऐसा ही दिखता था, so that's why we have used this picture, right? So this is what you have seen happening over there. बुरा हुआ बट कोई नहीं, हमारा सिलेबस खत्म करते हैं। A window tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to greater browsing efficiency of the goat. बहुत एफिशिएंट था गोट वहां पे, पूरा दिन ब्राउज करता था। वो तो आपने देखा भी होगा, गोट पूरा दिन ब्राउज कर सकता है एफिशिएंटली।
राइट। हाँ, अब ये हम यहाँ पे देखते हैं, दैट्स अ कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये हम यहाँ पे समझते हैं, ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये इसके ऊपर बेस्ड सवाल आते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। सो इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ इंटरटाइडल एरिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ योर इंटरटाइडल एरिया। सो ये है मेरी यहाँ पे कहानी ऑफ अ इंटरटाइडल जोन। नाउ ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज माय इंटरटाइडल जोन। सबको मालूम है या वो इंटरटाइडल जोन यहाँ पे। थोड़ा पिक्चर को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना, या मैं इसको थोड़ी सी मैग्नीफाई कर देता हूँ। या चलो, आपको दिख रही है पिक्चर या नहीं दिख रही? सच्ची बताओ, दिख रही है नहीं दिख रही, या बड़ी बनाऊं मैं? दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर के जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दे आर माई वन काइंड ऑफ माई स्पीशीज ऑफ माई इनवर्टिब्रेट्स। और इनको मैं, जो ऑरेंज वाले ना मेरे यहाँ पे ऊपर जो लगे हुए मेरे यहाँ पे पत्थर के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज माई कैथामलस। They are called as my cathamlus. So these are one of the species of my barnacles. इनको बेसिकली हम लोग barnacles कहते हैं। barnacles एक चीज होती है जो ओशन में आपको मिलती है। They are one species over there. तो cathamlus आपका ग्रो करता है सूखे एरिया के अंदर। ये जो सूखा एरिया है ना यहाँ पे, वो ग्रो करता है। आपको ये बात तो मैंने बताई थी कि इंटरटाइडल एरिया के अंदर पानी कभी बीच में रहता है, कभी ऊपर तक जाता है। ठीक है, कैथामलस जो आपका होता है वो सूखे वाले एरिया में आराम से ग्रो कर पाता है। इसको पानी नहीं भी मिला ना, सूखा रहा वो हैबिटेट थोड़ा, तब भी वहां पे ग्रो कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड जो बेलानस यहाँ पे होता है, जो बेलानस आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, द वन विच इज एट द बॉटम, ये वाला बेलानस जनरली आपका पानी के अंदर ही ग्रो करे, मतलब इट नीड्स अ वाटर, इसको मॉइस्चर चाहिए। तो ये नॉर्मली सूखे वाले एरिया में ग्रो नहीं करता, ये ज्यादा बाहर के साइड पे ग्रो नहीं करता। इट विल बी ग्रोइंग विद इन द एरिया वेर इट इज गोइंग टू बी हैविंग द वाटर। सो दैट इज माई बेलानस। ये है मेरा यहाँ पे बेलानस वाला स्पीशीज। अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है। अगर मैं बेलानस को यहां से निकाल दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, मैं यहाँ पे करूंगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, मैं पहले यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये होगा। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आई बी डूइंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी दैट मैं रिमूव करूंगा बेलानस को। आई विल रिमूव द बेलानस। अब जैसे मैं बेलानस को रिमूव करता हूं, जैसे मैं बेलानस को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, व्हाट आई विल फाइंड, जो मेरा कैथालमस होगा ना वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैं बेलानस को रिमूव करता हूँ तो कैथालमस क्या देखेगा कि अरे यार वहां पे तो कोई है ही नहीं, निकल गए सब लोग वहां से। तो ये फटाफट पूरे हैबिटेट को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो यू विल फाइंड द वंस रिमूव दैट यू विल फाइंड। सर स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा। अरे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अरे बता दो। दिखेगी बेटा, दिखेगी। लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो। कैथामलस जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे ऑक्यूपाई द वेकेंट जोन, वो उसे वहां पे ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन जब तक मेरा बेलेनस वहां पे था तब तक वहां पे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेलेनस इज अ मच मोर बेटर कंपटीटर और वो उसे अलाउ नहीं करेगा वहां पे जाने के लिए। बेलेनस वो उसे वहां पे रहने नहीं देता, क्योंकि बेलेनस इज अ बेटर रिसोर्स यूटिलाइज ज्यादा अच्छे से करता है, इसलिए वो उसे वहां पे ग्रो नहीं करने देगा। बट जैसे आपने बेलेंस को निकाला, वो जाके उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेंगे। दैट इज समथिंग दे विल डू। ये उन्होंने किया सबसे पहले, दैट्स द फर्स्ट थिंग दे डिड। सेकंड टाइम पता है उन्होंने वहां पे क्या किया? व्हाट दे डिड सेकंड टाइम, लेट मी शो यू ओवर हियर। सेकंड टाइम के अंदर उन्होंने कैथालमस को निकाला। कैथालमस को जब उन्होंने वहां से रिमूव किया, व्हेन दिस स्पीशीज वाज गेटिंग रिमूव्ड ओवर देयर, जब इसको उन्होंने वहां से निकाला, तो जैसे उन्होंने वहां से उसे निकाला यहाँ पे, उन्होंने वहां पे क्या देखा, दैट आफ्टर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर ऑरेंज वाली स्पीशीज, आपका बेलेनस ने उस एरिया को ऑक्यूपाई नहीं किया। बेलेनस डिड नॉट ऑक्यूपाई वेकेंट एरिया। तो जैसे आपने कैथालमस को आपने वहां से निकाला, सो व्हाट यू एक्चुअली फाउंड कि बेलेनस लेकिन वहां पे नहीं गया जहां पे आपका ऑरेंज वाला आपका बार्निकल आपका ग्रो कर रहा था। कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरा बेलेनस ऊपर नहीं जा पाया वहां पे जब आपने ऑरेंज वाले को वहां से निकाल दिया? तो बताइए तवनप्रीत, बोलिए।
सर क्योंकि जो जहाँ पे वो कैथालमस ग्रो कर रहा था ना, वहाँ पे पानी नहीं जा रहा था, कोई मतलब थोड़ा सा भी पानी नहीं पहुंच रहा था, तो वो तो ग्रो कर सकता था सूखे एरिया में, बट वो बेलेनस नहीं कर सकता। राइट, बैलेनस वहां पे आपका नहीं जा सकता था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। तो ये जो आपका यहाँ पे इवेंट हुआ ना, कि अगर आप एक एरिया में से एक स्पीशीज को आप निकालते हो तो दूसरी स्पीशीज जनरली उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है। अब इतना डिटेल में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट मेंशन किया हुआ है, बट बहुत डिटेल में नहीं बताया हुआ, उन्होंने बहुत शॉर्ट में रखा हुआ है। जैसे उन्होंने ट्रांसलेशन सिखाया था या जैसे उन्होंने एडेप्टिव रिएक्शन सिखाया था वैसे ही, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, जब उन्होंने रिमूव किया अपने बेलानस को, सो कैथेलमस मूव डाउन, कैथेलमस ने मौका देके वो नीचे आ गया, राइट। बट जब आपने कैथेलमस को रिमूव किया तो बेलानस रिमेन्ड एट इट्स प्लेस। सो ये जो आपका यहाँ पे हुआ ना, इसको हम बोलते हैं आप एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। जब आपने एक स्पीशीज को निकाला और जैसे ही दूसरी स्पीशीज वहां पे अपने आप को ऑक्यूपाई करा लेती है, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉम्पिटिटिव रिलीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species। समझो इस स्टेटमेंट को, कि जब आपकी एक स्पीशीज एक छोटे से एरिया में रह रही है बिकॉज उसके बाजू में एक कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज आपका पे रह रहा था, is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। उसने सडनली अपना एरिया बढ़ा दिया जैसे ही आपने वो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज को आपने वहां से निकाल दिया। और ये जो हमने यहाँ पे होते हुए देखा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर आपके नीट एग्जाम में ये स्टेटमेंट आया कॉम्पिटिटिव रिलीज वाला, तो आपके दिमाग में ये वाली कहानी आनी चाहिए। और याद रखना कि जैसे ही हमने यहाँ पे बैलेंस को निकाला था, कैथेलमस आपका नीचे आ गया था। जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस को निकाला था, आपका कैथेलमस दौड़ के आपका यहाँ पे नीचे आ गया था। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। क्या ये बात आप इतनी याद रख पाओगे यहाँ पे? यस सर। दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद इन दिस, राइट। कुछ सवाल आ रहा है तो पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ये था हमारे यहाँ पे कॉर्नेल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। दिस इज वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द कॉर्नेल। सर बोलिए बोलिए मोनिका, बोलिए। तो इसका मतलब जो कैथेलमस है वो वाटर में भी ग्रो कर सकता है ना, मतलब बैठे वो कर सकता है, वाटर इज लाइक ही इज मोर देन हैप्पी टू ग्रो एवरीवेयर, राइट। उसकी स्पेशलिटी है वो ड्राई में भी ग्रो कर सकता है, वो उसकी स्पेशलिटी है। लेकिन वो स्पेशलिटी आपको बैलेंस में आपको नहीं मिल रही। बैलेंस नीड्स अ मॉइस्चर, सो इट विल ऑलवेज लिव इन एरिया जहां पे यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट जोन। सो दैट इज द थिंग। सो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने ये चीज हमने देख ली। सो याद रखना, दिस इज द स्टोरी ऑफ माय कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जो मैंने आपको अभी भी बताया था। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will get eliminated। जो मैंने आपको बोला था कि अगर दो closely related species अगर आप यहाँ पे ग्रो कर रही है, देन जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सुपीरियर होगा, वो आपका आउट कम्पीट करेगा दूसरे को, और जो दूसरी वाली होगी वहां पे इंफीरियर वाली, वो वहां से निकल जाएगी, इट विल गेट एलिमिनेटेड। तो यही आपका कहता है आपका यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ गॉस प्रिंसिपल आपको यहाँ पे ये कहता है। अब याद रखना ये हर जगह लागू नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव दिस रूल टू बी फॉलो। आपको डेफिनेशन याद रखनी है। आपको सवाल आएंगे दैट व्हाट इज माय गॉस लॉ, तो आपको वहां पे बताना आना चाहिए कि हाँ जी गॉस लॉ ये होता है, ठीक है। सो गॉस लॉ और गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। क्या ये चार स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आसान है, समझ आ रहा है आपको? यस सर। अरे महेश बोलो कुछ। महेश है क्लास में? नहीं है महेश, ओम, प्रखर, अक्षय एंड ऑल द बॉयज। अरे बातें करो, कुछ बताओ क्या चल रहा है। क्या ऐसा लगे एकदम कॉर्नर में चारों लोग अपना ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हो? ऐसा लगता है अगर ये ऐसी क्लास है लाइक ऑल गर्ल्स एंड ऑल दिस 4-5 बॉयज इन सम कॉर्नर सिटिंग, और उसमें भी तुम लोग खिड़की के बाहर देख रहे हो, ऐसा फील होता है। उसमें भी तुम्हारा ध्यान नहीं है यहाँ पे। बेटा तुम लोग कैसे चलेगा ये? ऑलराइट, नाउ most recent studies do not support gross generalization about competition। जो हमने देखा ना वहाँ पे गॉस प्रिंसिपल, वो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा हमेशा सही नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा आपको होते हुए आपको मिलेगा, राइट। कई बार क्या होता है दैट एनिमल्स
साथ में रहते हैं. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in the nature, they point out that species facing competition might evolve a mechanism that promote coexistence. कई बार एनिमल आपके साथ में रहते हैं बिना compete करें और वहां पे सर्वाइव भी कर पाते हैं. rather than killing each other, rather than one surviving, one getting killed, कई बार आपकी स्पीशीज साथ में भी रह सकती है. और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें यहाँ पे मिलेगा वार्बलर्स का. वार्बलर्स आपके होते हैं बर्ड्स. वार्बलर्स आर नथिंग बट माय बर्ड्स. इंडिया में भी आपको मिल जाते हैं, बट अभी हम फॉरेन वाले वार्बलर्स की बात करेंगे. तो देखो इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या है. यहाँ पे एक आपके पास ट्री है, ठीक है. यू हैव अ ट्री ओवर हियर, और लेट मी शो यू दिस ओवर हियर. यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको. समझो आपके पास एक बड़ा सा ट्री है, एक बहुत ही बड़ा सा क्रिसमस ट्री जैसा आपके पास यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि जो मेरा ट्री था ना, इस ट्री के ऊपर आपको मिली थी 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर. यू आर फाइंडिंग अराउंड 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर वर सीन लिविंग ऑन दिस पर्टिकुलर ट्री. लिविंग, फोरेजिंग उनका यहाँ पे हो रहा था. सो यू आर हैविंग 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर. यू आर हैविंग 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर सर्वाइविंग ऑन द सेम ट्री. एक ट्री के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है. तो ऐसा कैसे हो पा रहा था? ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बांट लिया था, या मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने एरिया को बांट लिया था कि कौन कहाँ पे रहेगा. मतलब ऐसे डिसाइड नहीं किया था बैठ के, बट दे वर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर देयर. फॉर एग्जांपल, कुछ आपकी स्पीशीज आपको मिलती थी आपके टॉप के ऊपर, कुछ स्पीशीज आपको मिलती थी जो आपके सिर्फ ट्री के टॉप पे आपको देखते हुए आपको मिल जाती थी. ये लोग अपना नेस्टिंग भी वहां पे करते थे, अपने इंसेक्ट को भी वहां से पकड़ते थे. तो दे वर ऑक्यूपाइंग द टॉप ऑफ द ट्री. कुछ स्पीशीज आपकी ऐसी हुआ करती थी जो आपको मिलती थी पेरिफेरी के अंदर. पेरिफेरी मतलब कॉर्नर में. ट्री का जो कॉर्नर वाला जो एरिया होता है वहां पे वो लोग अपना इंसेक्ट ढूंढते थे, रहते थे, नेस्टिंग करते थे. सो दे वर लिविंग इन द पेरिफेरी ऑफ द ट्री. कुछ स्पीशीज ऐसी हुआ करती थी जो आपको मिलती थी सेंटर में. सम स्पीशीज वर ऑक्यूपाइंग द सेंटर पार्ट ऑफ द ट्री, जहां पे वो लोग अपना खाना ढूंढ सके, नेस्टिंग कर सके, राइट. सो सम वर ऑक्यूपाइंग द सेंटर पार्ट. और कुछ आपके वहां पे पॉपुलेशन आपका वहां पे था जो नीचे वाले एरिया के अंदर आपका देखने के लिए मिलता था. सम पॉपुलेशन डिसाइडेड दैट दे विल लिव इन द लोअर बॉटम ऑफ द ट्री. तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि आपकी सारी स्पीशीज जो आपकी यहाँ पे है, दे आर एक्चुअली फाइंडिंग देयर स्पेस और वहां पे वो सर्वाइव करे. दे हैव एक्चुअली फाउंड कि हमें कौन से एरिया से खाना निकाल के कंज्यूम करना है और वहां पे रहना है. सो दैट इज समथिंग दे वर डूइंग. तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ? ऑल वर एबल टू कोएग्जिस्ट. सबके सब वहां पे साथ में रह पा रहे थे. लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, बल्कि मैं कहूंगा कि कंपटीशन जो हो रहा था, होता है ना जो गॉस लॉ के हिसाब से, वो यहाँ पे हो नहीं रहा था. एंड ऑल ऑफ देम वर एबल टू सर्वाइव एंड इंक्रीज देयर नंबर. तो हमेशा इसलिए कहा जाता है दैट आपका गॉस प्रिंसिपल हमेशा काम नहीं करता. कई बार क्या होता है दैट यू विल फाइंड स्पीशीज विल फाइंड इट्स वे टू सर्वाइव इन द सेम हैबिटेट एंड यूजिंग द सेम रिसोर्सेस. वो वहां पे सर्वाइव करना सीख जाते हैं. ठीक है, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या दिल पे पत्थर रख के तुम लोग यस बोलते हो? कभी तो खुशी खुशी बोला करो कि हाँ सर समझ आ रहा है, बहुत सही है. ये तो हमें मालूम नहीं था. कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अरे कुछ नया पता चला, ये तो हमें मालूम नहीं था. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. अब मैं भी ढूंढूंगा अपने बर्ड्स को जैसा करते होंगे लोग. लाइक यू लिव इन अ डिफरेंट, तुम लोग भी एलियन स्पीशीज जैसे ही हो सब. और ऑल्सो इन्वेसिव स्पीशीज बिहेव डिफरेंटली. ठीक है. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे वार्बलर के नाम भी देखे रखे हुए यहाँ पे, बट आपको नाम याद नहीं रखने. इतना आपसे एनटीए एक्सपेक्ट नहीं करता. एनटीए बस कहता है कि बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है. बस हम उसमें से ही पूछेंगे. वो भी हाथ जोड़ देता है आप लोगों को देखें. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माय रिसोर्स पार्टीशन. हाँ, ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी को आप यहाँ पे टैग करोगे एज अ रिसोर्स पार्टीशन. ठीक है. द होल स्टोरी बिलोंग्स टू अ टैग ऑफ माई रिसोर्स पार्टीशन. तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशन करना. आप समझ पा रहे हो कि उन्होंने डिवाइड कर लिया रिसोर्स को एंड देन दे आर लिविंग ओवर देयर, राइट. तो ये हो गई आपकी यहाँ पे कहानी. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर एंड ये हम यहाँ पे याद रखेंगे. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. मैकार्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences
इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटी। फोरेजिंग मतलब खाना खाना, राइट। उनके उसके अंदर आपको डिफरेंसेस वहां पे मिल जाते हैं, एंड दे हैव डिवाइडेड देयर नीशे या डिवाइडेड देयर रिसोर्सेज वहां पे, और वहां पे वो सर्वाइव कर रहे थे। ये मैकऑथर वाली कहानी याद रखना, दिस इज द स्टोरी ऑफ माय वार्बलर्स। एंड वार्बलर्स की कहानी को अगर आप सिंपल टर्म में याद रखना चाहते हो तो दैट्स माय रिसोर्स पार्टीशन की कहानी, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय पैरासिटिज्म। बताइए पूर्वा, बोलिए। तो मतलब ट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग खाना मिल रहा था ना? हाँ, सो बेसिकली आप ऐसा समझ लो यहाँ पे कि अपर एरिया के अंदर, अपर ट्री के जो सुपरफिशियल आपका जो बेल्ट होता है ना, उसके अंदर आपको इंसेक्ट्स आपको अलग मिल जाते हैं, सो दे आर फीडिंग ऑन देम। जो आपका इंटीरियर आपका एरिया होगा वहां पर आपको मिलेंगे वो इंसेक्ट जो आपको ट्री के ट्रंक में आपको मिलते हैं, सो दे आर फीडिंग ऑन देम। द पेरिफेरी विल हैव द इंसेक्ट व्हिच फीड्स ऑन द फ्रूट, सो दोज इंसेक्ट वर ईटन बाय दिस पर्टिकुलर वार्बलर्स। सो यस, एक ट्री के अंदर आपको बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल सकती है, इंसेक्ट्स की, टर्माइट्स की आपको मिल सकती है ट्री के अंदर, राइट। और मैं यही नहीं कह रहा कि वो लोग इंसेक्ट पे फीड कर देते हैं, कई सारे कुछ स्पीशीज में से होगी जो आपके फ्रूट्स पे फीड करती होगी, सो दे डोंट इवन हैव टू लुक फॉर द इंसेक्ट, दे विल बी फीडिंग ऑन द फ्रूट्स जो आपके पेरिफेरी में ग्रो कर रहे होंगे। सो दैट इज व्हाट यू आर फाइंडिंग ओवर देयर। सो दे वर हैविंग अ डिफरेंट फोरेजिंग बिहेवियर आपके यहाँ पे थे, एंड दैट इज व्हाई दे वर एबल टू सर्वाइव एंड लिव ओवर देयर। पता चला मोनिका? यस सर। राइट, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। एंड कभी आप ये बात नोटिस करना, एक ट्री के अंदर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। बैनियन ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इतनी ज्यादा स्पीशीज मिलेगी इंसेक्ट्स की दैट यू कैन नॉट इवन काउंट। दैट इज व्हाट यू विल फाइंड, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की जो आपके यहाँ पे बात आती है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की फोटो दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पे प्लांट है जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है कस्कुटा। दिस प्लांट ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय कस्कुटा। कस्कुटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट। कस्कुटा प्लांट जो मेरा यहाँ पे होता है, मेरा यहाँ पे होता है एक पैरासाइटिक प्लांट। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये प्लांट अपने आप को रैप कर लेगा एक दूसरे प्लांट के ऊपर, और ये जो कस्कुटा का जो प्लांट होता है ना, इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ नहीं होता। इसने डिसाइड किया होता है कि मैं खुद से खाना नहीं बनाऊंगा, जो दूसरा खाना बना रहा होगा उसमें से मैं निकाल लूंगा। इसका सिंपल सा हिसाब है। सो दिस कस्कुटा प्लांट विल गेट इटसेल्फ रैप्ड अराउंड सम अदर प्लांट, और फिर उसके अंदर जाइलम फ्लोएम तक जाके उसमें से वो निकालता है अपने यहाँ पे न्यूट्रिशन। सो अपने आप को अलाउ करेगा, अपने आप को अटैच करेगा प्लांट के साथ, एंड देन इट विल हैव सम स्ट्रक्चर्स, एंड दोज स्ट्रक्चर विल गेट इनसाइड द प्लांट, एंड दोज स्ट्रक्चर विल एक्चुअली हेल्प टू एब्जॉर्ब द योर पर्टिकुलर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट। तो ये खुद से खाना नहीं बनाता, ये पानी और शुगर मॉलिक्यूल दूसरे प्लांट से निकालता है। सो दिस इज माय पैरासाइटिक प्लांट। सिंपल सी बात है बेटा, दूसरे प्लांट को नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि दूसरा प्लांट तो मेहनत कर रहा है, राइट। एंड दैट इज व्हाट दिस प्लांट इज डूइंग, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय कस्कुटा प्लांट। राइट साइड में जो एग्जांपल है ऊपर वाला, ये एग्जांपल किस चीज का है? लीच। बहुत बढ़िया, दैट्स एग्जांपल ऑफ लीच। लीच इज आल्सो पैरासाइट। लीच भी आपके यहाँ पे पैरासाइट ही होता है। ये आपकी बॉडी पे चिपकेगा और आपकी बॉडी से ब्लड सक करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। You won't even realize कि आपका हो रहा है। So that is also one of the thing you have to understand. That is the story of the leech. ठीक है? तो leech is also very parasite. And नीचे वाला भी आपने यहाँ पे कभी ना कभी देखा होगा inside में या कहीं पे, और लिवर ट्यूब। right, that is my liver tube. बस बात ऐसी है, ये भी आपका पैरासाइट ही है, ये भी आपके बॉडी में आके रहेगा, आप में से नरिशमेंट लेगा और आपको हार्म करेगा। आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपका पैरासाइट बॉडी में आ रहा है वो आपको हार्म करेगा। इट इज एक्चुअली डिराइविंग नरिशमेंट फ्रॉम योर बॉडी एंड इट इज एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी। तो ये याद रखना, पैरासाइट कभी भी आपको मारना नहीं चाहता। ये भी याद रखना, पैरासाइट कभी आपको मारना नहीं चाहता, बिकॉज जब तक आप जिंदा हो तब तक उसे नरिशमेंट मिलेगा। So it does not want to kill you directly, it just want to derive the nourishment from your body all the time. तो अगर आपके बॉडी में लिवर फ्लूक आता है तो आप रह पाओगे, आप सर्वाइव करोगे, बट आप वीक हो जाओगे। और आप वीक क्यों हो रहे हो? बिकॉज दैट एनिमल इज डिराइविंग द नरिशमेंट, और उसके जैसे आपकी बॉडी यहाँ पे वीक हो जाती है। और जब आपकी बॉडी वीक होती है देन यू आर वल्नरेबल टू अदर डिजीजेस ओवर देयर, सो दैट किल्स यू। ठीक है, सो याद रखना, इफ अ पैरासाइट एंटर्स इनसाइड आवर बॉडी या अटैच होता है देन इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल, always going to be harmful, but parasite always want to ensure that कि वो आपसे nourishment लेता रहे। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। So that is what you have to know about my parasitism. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, या वो कस्कुटा प्लांट, लिवर फ्लूक, लीच यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, ज्यादा एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, many parasite have evolved to be a host specific, मतलब कई सारे पैरासाइट होते हैं जो
एक स्पेसिफिक होस्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लाज्मोडियम, याद है ना प्लाज्मोडियम आपका मच्छर को पकड़ता है, फीमेल एनोफिलस। यस सर। तो प्लाज्मोडियम बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। ये आपका अटैक करेगा, ये आपका हमेशा यूज करेगा आपके एनोफिलस को। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फीमेल वन। जैसे लीच यूज करता है मैमल्स को, लीच विल ऑलवेज यूज द मैमल्स, लीच बर्ड पे नहीं लगेगा, वो हमेशा मैमल्स पर अटैच होगा, ठीक है। They can parasite only on a single species of the host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. अब जब समझो एक गाय है और अगर कोई गाय के बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट जाके रहने लगता है, सो गाय की बॉडी विद द कोर्स ऑफ टाइम कुछ तरीके निकालेगी जिससे वो पैरासाइट को निकाल सके बॉडी से या पैरासाइट को खत्म कर सके। इसे हम कहते हैं को इवॉल्व करना, दोनों इवॉल्व करेंगे यहाँ पे। जब गाय के अंदर पैरासाइट जाके रहेगा तो गाय की बॉडी कुछ ना कुछ तरीके निकालेगी, कोई एंजाइम्स बनाएगी, कोई केमिकल्स बनाएगी जिसके थ्रू उस पैरासाइट को वो खत्म कर सके। ऑन द अदर हैंड पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा कि उस एंजाइम को कैसे काउंटर कर सके। अगर गाय का पेट अगर कोई एंजाइम बना रहा है, देन पैरासाइट विल ट्राई टू इवॉल्व इन सच अ वे टू काउंटर दैट एंजाइम और वो वहां पे सर्वाइव कर सके। तो दोनों को इवॉल्व कर रहे होते हैं, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली को इवॉल्विंग ओवर देयर, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द होस्ट इवॉल्व्स special mechanism for rejecting and resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them. तो अगर होस्ट इवॉल्व कर रहा होता है तो पैरासाइट भी अलग अलग तरीके ढूंढता है ताकि वहां पे सर्वाइव कर सके। तो ये आपका हमेशा होता रहता है नेचर के अंदर, दिस इज समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड हैपनिंग इन द नेचर। तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है यार, ठीक है। नाउ स्पेशल अडेप्टेशंस ऑफ द पैरासाइट, क्या होते हैं मेरे यहाँ पे पैरासाइट के स्पेशल एडेप्टेशन यहाँ पे, we still have some time, इसे हम देख लेते हैं। लेट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक, देन आई विल, मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पेशल एडेप्टेशन की यहाँ पे, सो देखो पैरासाइट में क्या होता है ना, दैट यू विल फाइंड unnecessary sense organ are not seen. अब पैरासाइट्स में जनरली आपको क्या मिलता है कि उनके अंदर सेंस ऑर्गन आपको कोई खास जो होते हैं ना, लाइक अननेसेसरी सेंस ऑर्गन आपको वहां पे नहीं मिलता है। मतलब अगर एक लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक क्या ही करेगा आईज का, लिवर फ्लूक क्या ही करेगा सेंस ऑफ स्मेल का या ईयर्स का, उसको कोई काम नहीं है ना। सो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन आर नॉट सीन और दे डोंट इवॉल्व इन देम, राइट। दे कैन हैव सम स्पेशल माउथ पार्ट्स, दे कैन हैव सम special mouth parts like your suckers जो आपको मिलता है आपके लीच के अंदर, और होस्टेरिया जो आपको मिलेगा आपका कस्कुटा प्लांट के अंदर। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपना नरिशमेंट वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। Then they will also have नरिशमेंट निकाल सकते हैं वहां से, and they will also have this structure जिनके से वो अपने आप को अटैच कर सकते हैं। ये सकर्स और होस्टेरिया से वो अपने आप को अटैच कर पाते हैं दूसरे की बॉडी के साथ। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। Then they will show high reproductive potential. ये लोग काफी फटाफट रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेट यू विल फाइंड इन देम। सो पैरासाइट्स ने कुछ ऐसी चीजें आपने निकाल ली है जिसकी वजह से दे विल बी एबल टू ग्रो इन देयर एनिमल वेरी इजीली, दे विल ग्रो इन द होस्ट वेरी इजीली, राइट। यू कैन ऑल्सो हैव अ ट्रेट लाइक योर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दे डू नॉट नीड डाइजेस्टिव सिस्टम, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं एक पैरासाइट हूं, अगर मैं एक लीच हूं, राइट, तो मैं ब्लड सक करूंगा, मुझे जरूर से डाइजेस्ट करना है, मुझे उसका नरिशमेंट लेना है डायरेक्टली, सो दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर देयर। या मैं अगर कोई लिवर फ्लूक है तो वो क्या करेगा, इट विल जस्ट लिव इन द बॉडी, विल ईट द नरिशमेंट ओवर देयर डायरेक्टली, उसे भी डाइजेस्ट वहां पे कुछ करना है नहीं। तो आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट यू हैव अननेसेसरी सेंस ऑर्गन आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। स्पेशल माउथ पार्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं लाइक योर सकर एंड होस्टेरिया इन द प्लांट्स, होस्टेरिया आपको मिलता है प्लांट्स के अंदर ताकि वो अपने आप को अटैच कर सके एनिमल के साथ और उसमें से नरिशमेंट डिराइव कर सके।
these animals, these parasite can show high reproductive potential and they have a loss of digestive system. So digestive system आपको इनमें देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे यार. These are the adaptations I will find in the parasite. क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes. So these are the adaptations I will be finding in my parasite. तो ये बातें आपको इसके अंदर रखनी है यहाँ पे यार. ठीक है. So human liver fluke depends on two intermediate hosts, a snail and a fish. ये जो liver fluke होता है ना, इसको दो host चाहिए होते हैं बीच में, एक snail और a fish, to complete its life cycle. मलेरिया का तो लोग जानते हैं, मलेरिया का parasite needs a vector mosquito to spread to the other host. तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारे parasites को ज्यादा host चाहिए होते हैं, एक से ज्यादा host चाहिए होते हैं, so that they can actually complete their life cycle. जैसे मलेरिया का ही आप ले लो यहाँ पे, इसका primary host तो कोई और होता है, we are the secondary host. ठीक है. So that is something we have seen in the human health के अंदर. तो ये बातें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, right? Ectoparasite, endoparasites आपका यहाँ पे टर्म आ जाता है. So you have this term of my ecto and endoparasite. इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं and then that's it. सिंपल है क्योंकि बहुत सिंपल है. इससे एग्जाम्पल अपूर्वा ही बता देगी फटाफट यहाँ पे. अपूर्वा बताइए क्या होता है एग्जाम्पल एक्टोपैरासाइट के, बोलिए. अरे अब कोई चेक करो, क्लास में नहीं है, कोई चेक करके मुझे बताओ. पूरा है क्लास में नहीं है? अरे नहीं है, अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. अरे है तो सही, दिख तो रही है यहाँ पे. बोलो पूर्वा, एग्जाम बोलो. एक तो हो गया बेटा यहाँ पे लीच. लीच एग्जाम बेटा, जो एनिमल बाहर अपने आपको अटैच करता है और वहां से अपना नरिशमेंट लेता है. सो दैट्स माय लीच ओवर देयर. ठीक है, एक आपका ये हो गया. मैगेट. 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 मैगेट नहीं, कुछ और बोलो. मैगेट एक लार्वल स्टेज होता है ना, इसलिए. बताइए गिरिजा, बोलिए. सर लाइस. लाइस बिल्कुल, जो आपके सर में आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है, राइट? या आपके फ्रेंड के सरों में आपको देखने के लिए मिल जाती है, राइट? बताओ बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो, राइट? लाइस. देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर टिक्स. अब पूरा टिक्स तो देखे होंगे ना आपने, डॉग्स के अंदर होते हैं. यस सर, यस सर. हाँ, ये तो देखा होगा आपने ऑब्वियसली. सो टिक्स आर समथिंग व्हिच आर द काइंड ऑफ इंसेक्ट व्हिच यू फाइंड ऑन द डॉग्स. जो बड़ा बहुत कॉमनली आपको दिख जाता है. कैट्स में आपको कम नहीं, कैट्स अपने आप को साफ रखती है. डॉग्स का ऐसा नहीं होता. सो डॉग्स विल हैव द टिक्स ऑन. उसके अलावा और कुछ? कस्कुटा प्लांट, ये भी आपका यहाँ पे एक्टोपैरासाइट के अंदर भी आपका यहाँ पे आएगा. ठीक है. कैटरपिलर. कैटरपिलर है? नहीं, कैटरपिलर को हम नहीं बोलेंगे. आप वो तो अपना खाना खा रहा है बस वहां पे. जैसे ही कैटरपिलर खाना खा के बड़ा हो जाता है वहां से निकल जाता है. ये लोग तो वहां पे ही रहेंगे, ये सब लोग. ये सब लोग अपनी पूरी जिंदगी वहां पे निकालेंगे उस होस्ट के ऊपर. सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग. ऑलराइट, देन यू हैव एंडोपैरासाइट्स. यहाँ पे आपका आ जाएगा लिवर फ्लूक, टेपवर्म, एस्कैरिस. tapeworm, ascaris, right? We'll have your tapeworm, we'll have your ascaris. यहाँ पे आपका आएगा प्लाज्मोडियम. तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं जो आपके बॉडी के अंदर आपको मिलते हैं. यू कॉल देम एज एंडोपैरासाइट्स. और जो आपको बॉडी के बाहर अटैच करके अपना नरिशमेंट लेते हैं, यू कॉल देम एज एक्टोपैरासाइट्स. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स यू हैव टू नो ओवर देयर. ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको यहाँ पे ऐड रखते हैं. सिंपल है ना? आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ रही है. वन इज लिविंग इनसाइड द बॉडी, वन इज लिविंग आउटसाइड द बॉडी एंड टेकिंग द नरिशमेंट. बस यही फर्क है आपका. बाकी दोनों के दोनों आपके यहाँ पे पैरासाइट्स है. वन इज एंडोपैरासाइट, वन इज गोइंग टू बी माय एक्टोपैरासाइट. ठीक है. The life cycle of the ectoparasite are more complex because of their extreme specialization. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें अंदर आपको कई सारे लार्वल स्टेज मिलते हैं. याद रखना, आपके एंडोपैरासाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, जैसे आपका लिवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, इनके अंदर आपको कई सारे लार्वल स्टेज आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. So that is why it is going to be slightly complex life cycle. Their morphological and anatomical features are generally simplified while emphasizing their रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. बाकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इनकी काफी सिंपल होती है. आईज नहीं है, नोज नहीं है, ईयर नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, राइट? सो इट्स क्वाइट सिंपल, बट लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. एक काम करते हैं, यहाँ तक रखते हैं. दिस इज व्हाट यू शुड रीड टिल द एनसीईआरटी. इसमें एक और एग्जांपल है बट अभी मैं आपको करा नहीं रहा. लेट मी कीप इट अप हियर ओनली. वी हैव अ स्टोरी ऑफ अ ब्रूट पैरासिटिज्म. क्या कहते हो, ये कराना है या अगली क्लास में? अगली क्लास. अगली क्लास. ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे.
इतनी चीजें आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, लेकिन ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको पढ़ना। व्हाट इज मैप, पैरासिटिज्म आपके यहाँ पे क्या है, देन वी हैव डिस्कस, ये सब याद रखना। रिसोर्स पार्टीशन के एग्जांपल क्या थे, किसने किया था एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, देन वी हैव सीन गॉस प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब याद रखना ताकि आप असाइनमेंट सॉल्व कर पाओ। देन हाँ, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, दिस इज समथिंग ऑल्सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। तो ये सारी बातें ये तो याद हो जाएगा, ये याद रह जाएगा आपको, ये याद भी करना और सबको एक्सप्लेन भी करना क्लास में। एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो या दैट्स इट, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ठीक है, असाइनमेंट शेयर किया था, काफी बच्चों ने शेयर किया है मेरे साथ, लेकिन काफी बच्चों का शेयर करना बाकी है। तो प्लीज बाकी बच्चे जिनका शेयर करना बाकी है अपना वक्त निकालिए और शेयर करिए, कर दीजिए शेयर डांट खाने के पहले, तो फिर में आप डांट पाओगे वापस। सो चलिए, दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब कोई सवाल हो तो अपने सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर कोई आपके यहाँ पे सवाल नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। विल कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम, दैट मींस ऑन Monday. Oh no, we won't be catching up on